Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School, class 9th. Revision notes on chapter number 4. Chapter number 4, structure of atoms. Dear student, अगर आपके पास NCERT बुक रखी हुई है तो आपको पता होगा पेज नंबर 46 से पेज नंबर 56 तक ये लेसन दे रखा है हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। यहाँ पर हम एटम के स्ट्रक्चर, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स और उसके डिफरेंट मॉडल से इंट्रोड्यूस होंगे इस पूरे लेसन में। तो देखिए, एटम्स हैव 3 चार्ज्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम जो होता है उसमें 3 चार्ज्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। देखिए इनसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी इसकी करी थी जे थॉमसन ने 19th सेंचुरी में। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, शो किया जाता है इन्हें E-, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने 1886 में, और ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, P+ से इन्हें शो किया जाता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, जो थर्ड पार्टिकल है एटम का, जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1932 में, और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है, ना इन पे पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, और N0 से इसे शो किया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मैंने बता दी किस ईयर में ये हुई थी, कैसे इनको सिंपलाइज किया जाता है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। एक ट्रिक मैंने दी है यहाँ पर, ये ट्रिक है ईट पग नाच, ईट पर पैर रख के नाचना, ठीक है। बट ट्रिक को अगर अप्लाई करें हम कैसे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, टॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, चैडविक ने, ठीक है। तो आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद इंट्रोड्यूस होते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से, ठीक है। तो एटम के स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू समझाए गए थे, उनकी कुछ डीमेरिट्स भी थी। तो वो डीमेरिट्स जो है आपको देखनी है कि क्या क्या डीमेरिट्स इन साइंटिस्ट की रही थी, इन मॉडल्स की रही थी, ठीक है, क्योंकि डीमेरिट्स पे भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर थॉमसन मॉडल की। ये थॉमसन यही साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, जे थॉमसन मॉडल। क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी इसे बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन स्प्रेड ऑल ओवर लाइक रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। जो तरबूज होता है, तरबूज का जो एडिबल पार्ट है, जो रेड पार्ट होता है, ठीक है, वो किसको इंडिकेट करता है, प्रोटॉन को इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग टू हिम। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टर्ड लाइक सीड्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो तरबूज में काले काले सीड्स होते हैं, वो सीड से इसने इसको इमेजिन किया था इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जैसे अगर हम इसको समझे यहाँ पर, तो देखिए एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन यानी तरबूज, जिसको मैंने हाफ काटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेडिश पार्ट है, वो रेडिश पार्ट तो किसको इंडिकेट करेगा, प्रोटॉन्स को, और जो इसमें काले काले जो सीड्स आपको दिख रहे हैं, ये सीड्स किसको इंडिकेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल ने अपने मॉडल को ईजी बनाने के लिए वाटरमेलन और पुडिंग, जो एक तरह की मिठाई है, उसका एक एग्जाम्पल लेकर अपनी थ्योरी को समझाया था, ठीक है। बहुत जल्दी ये थ्योरी फेल हो गई थॉमसन मॉडल, क्योंकि हम आज जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कहाँ मिलते हैं, ऑर्बिट्स में मिलते हैं, और प्रोटॉन जो है वो कहाँ पर सेंटर्ड होते हैं, न्यूक्लियस में सेंटर होते हैं। तो बहुत जल्दी ये थ्योरी फेल हो गई थी। नेक्स्ट इसके बाद थ्योरी आती है रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल क्या था, रदरफोर्ड मॉडल, इन हिज एक्सपेरिमेंट द फास्ट मूविंग एल्फा पार्टिकल्स, एल्फा को मैंने साइंस से शो किया, द फास्ट मूविंग एल्फा पार्टिकल्स आर फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल। इसके एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, बहुत तेजी से आने वाले अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करी थी, किस पर, गोल्ड फॉइल पर। सोने की जो पन्नी है बिल्कुल पतली, ठीक है, थिन फॉइल थी गोल्ड फॉइल, उस पर इसने बॉम्बार्डिंग करी किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। इसलिए इस मॉडल को अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। जो स्पेस होता है एटम का, बहुत सारा जो स्पेस है वो क्या है, खाली है, एम्प्टी, खाली है। द होल मास ऑफ एन एटम पॉइंटेड इन सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और जो एटम का पूरा मास है वो सारा का सारा कहाँ पर है, सेंटर में है उसके, और उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। आपको ध्यान होगा किसी एटम के सेंटर में इस तरह से हम एक डॉट बना देते हैं। ये डॉट एक्चुअली में इंडिकेट किसको करता है, न्यूक्लियस को इंडिकेट करता है, जहां पर एटम का कंप्लीट मास सेंटर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए ये मॉडल क्या था, जैसे ये गोल्ड की फॉइल है, इस गोल्ड की फॉइल में आप देख सकते हैं बहुत सारे गोल्ड के एटम्स हैं, ठीक है। और सब एटम के सबके अंदर देख सकते हैं हम, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस भी है। इन न्यूक्लियस को मैंने रेड से शो किया है, रेड पॉइंटेड किया है मैंने इनको, ठीक है। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो खाली निकल गए, कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो थे वो अपने पास से फ्लक्चुएट हो गए, और कुछ एक पार्टिकल, कोई 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल जो था वो वापस अपने पाथ पर ही क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया था। तो इससे पता चला कि भाई एटम जो है एक होलो पार्टिकल तो नहीं है,
ठीक है। एटम के अंदर सेंटर में भी कुछ है और वो कुछ क्या था, न्यूक्लियस था, ठीक है। बट रदरफोर्ड मॉडल की कमी ये थी कि इसने न्यूक्लियस वहाँ पर नाम का यूज नहीं किया था, न्यूक्लियस जो नेम है इसका यूज इसने नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये था इसका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो अभी तक की लेटेस्ट थ्योरी वो आती है बोर्स मॉडल, ठीक है। बोर्स मॉडल क्या था, while revolving in distinct orbitals the electrons do not radiate energy, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं और बिना अपनी एनर्जी का लॉस किए वो रिवॉल्व करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये तो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह के ये जो ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बट अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते। अगर एनर्जी का लॉस करते तो फिर तो एटम क्या हो जाता, अनस्टेबल हो जाता, बट वी नो दैट एटम इज ए स्टेबल थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अब इंट्रोड्यूस होते हैं दीज ऑर्बिटल्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन्हीं ऑर्बिटल और इन्हीं शेल्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। विच आर रिप्रेजेंटेटेड बाय KLMN, कैपिटल KLMN से रिप्रेजेंट किया जाता है इन ऑर्बिटल्स को या इन एनर्जी शेल्स को, और या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं सेंटर जो है एटम का, जिसे हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उसको मैंने रेड से शो किया। उसमें आप देख सकते हैं प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जगह दी गई है, ठीक है। बाहर के ये जो ऑर्बिट्स मैंने बना रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो सबसे पहला ऑर्बिट है, जो सबसे पास न्यूक्लियस के जो सबसे पास है, वो कौन सा कहलाता है, K, फिर L, फिर M, और सबसे बाहर वाला कौन सा है, N, ठीक है। तो KLMN ये ऑर्बिटल्स हैं, या इन्हें आप एनर्जी लेवल्स बोल सकते हैं या शेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये एटम का स्ट्रक्चर एक इसने दे रखा है। नेक्स्ट इसके बाद मैं स्लाइड चेंज करता हूं यहाँ पर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स, ठीक है। कैसे जो है इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में या डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो आपको देखिए इसके लिए एटम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एटम का स्ट्रक्चर देखिए आप कैसा है, ये सेंटर जिसे हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, फिर इसके बाद ये पहला शेल, इसके बाद ये दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, फिर चौथा शेल। पहले शेल को हमने नेम दिया है K शेल, जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 है। दूसरा शेल हमने बोला है इसे n इज इक्वल टू 2, L शेल। तीसरा शेल M के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3, और सबसे बाहर वाला जो शेल है उसके लिए n की वैल्यू कितनी है, इसके लिए 4। तो KLMN, K सबसे पास का शेल होता है न्यूक्लियस के, ठीक है, और n जो है वो सबसे बाहर का शेल होता है। अब देखिए K शेल के लिए देखिए आप, K इज इक्वल टू, जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं K शेल में, सिर्फ 2 आ सकते हैं। मेरी लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन K शेल में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ओनली एस सब ऑर्बिट प्रेजेंट, इसमें सिर्फ ओनली एस सब ऑर्बिट ही प्रेजेंट होता है, और एस सब ऑर्बिट में एक ही ब्लॉक होता है। एक ब्लॉक में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हो, 2 कर सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए एल शेल, जिसे n इज इक्वल टू 2 बोल रहे हैं आप, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ सकते हैं, 2 + 6 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एस सब ऑर्बिट भी होता है और पी सब ऑर्बिट भी होता है। S में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, P में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6 भर सकते हो, क्योंकि एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ठीक है। तो P में 6 आ जाएंगे और S में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। तो 2 + 6 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो L ऑर्बिट में भरे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं M से, M जिसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 3। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं, 2 + 6 + 10 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और D में देखिए आप कितने ब्लॉक है, 5। तो 5 का डबल कर दीजिए कितना, 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए आप कितने हो जाएंगे, 2 + 6 + 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप हो सकते हैं M शेल में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं कैपिटल N से, जिसके लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं 2 + 6 + 10 + 14 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप दे सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन को जगह दे सकते हैं, D में ऊपर बताया था 10 इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे सकते हैं, और F में आप लोग देख लीजिए 7 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो इन सबको जोड़ लीजिए, 2 + 6 + 10 + 14 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो n शेल में आ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है जिनको आप जगह दे रहे हैं एटम्स में, इन
ब्लॉक्स में या इन ऑर्बिट्स में उनको किस ऑर्डर में भरा जाए, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले 1s का नंबर आता है, ठीक है। 1s एक्चुअली में k को ही बिलोंग करता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1s का नंबर आता है, देन इसके बाद नंबर आता है 2s का, ठीक है, इसके बाद नंबर आता है किसका, 2s का, फिर देन उसके बाद नंबर आता है 2p का, और 2p के बाद में नंबर आता है फिर 3s, और देन फिर 3p का नंबर आता है, ठीक है। तो देन देखिए 2s और 2p किसको बिलोंग करते हैं, l को, ठीक है। ऐसे 3s 3p, ठीक है, ये किसको बिलोंग करते हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं, m को। बट आप देखिए 3s 3p के बाद में क्या आ जाता है, 4s आ जाता है और फिर 3d आता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि 3p के बाद में 3d आना चाहिए वैसे, बट आता कौन है, 3s जो है 4s आता है और 3d इसके बाद आता है, ठीक है, और 3d के बाद फिर वापस 4p आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चेंज है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे शो किया है। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो किस में भरा जाएगा, k में, ठीक है, तो k में एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 3, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, k में 2 इलेक्ट्रॉन और l में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 11, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर भी 11 है, तो इसमें k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन और m में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे पोटेशियम की अगर बात करें, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो टोटल आपको 19 इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। तो देन देखिए k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन, m में 8 इलेक्ट्रॉन और n में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चेंज इसी वजह से हुआ है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कैल्शियम में देखिए, कैल्शियम में k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन, m में 8 इलेक्ट्रॉन और n में 2 इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, किसी भी एटम को इस तरह से शो किया जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर तो लिखा जाता है नीचे और उसी के तिरछे में लिखा जाता है उसका मास नंबर या एटॉमिक वेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसका सिंबल तो बीच में लिखा जाएगा और सिंबल के इस तरफ लिखा जाएगा, नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर उसका और मास नंबर जो है वो उसके ऊपर क्रॉस में लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ और इम्पोर्टेंट मैंने बताई आपको कि एटॉमिक नंबर जितना होता है किसी एलिमेंट का, उतने ही होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने ही होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन में प्लस कर दीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें पता है कि न्यूक्लियस में मिलते हैं, तो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर प्लस कर दीजिए तो आपके पास क्या निकल जाएगा, उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट निकल जाएगा एलिमेंट का, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए सोडियम के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर तो है 11 और एटॉमिक मास क्या है, या एटॉमिक मास बोल लीजिए, मोलर मास नंबर बोल लीजिए, कितना है 23, ठीक है। तो इसका एटॉमिक वेट है 23, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 11, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उतने ही प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी 11 ही है, ठीक है, देख सकते हैं आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए कैसे निकाला, एटॉमिक मास में से माइनस कर दीजिए एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक मास इसका कितना है 23, एटॉमिक नंबर इसका 11, तो 23 माइनस 11 इसी का तो कितना आ गया 12, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने पता कर लिए। इलेक्ट्रॉन है 11 सोडियम में, प्रोटॉन भी 11 है, बट न्यूट्रॉन कितने हैं 12 है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने दे रखे हैं, इससे आप जो है इन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है, और एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म और बच जाती है हमारी, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, दोनों अपोजिट टर्म्स हैं, बहुत इजीली याद हो जाती है दोनों टर्म्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। ऐसे हम बात करें हाइड्रोजन 11, ड्यूटेरियम 12, टाइटेरियम 13, ये हाइड्रोजन की 3 फॉर्म्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं एटॉमिक मास डिफरेंट है इनका, बट एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर तीनों का 111 है, बट एटॉमिक मास है 123। ऐसे कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, बट एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसी से जस्ट अपोजिट टर्म है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, दे हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक मास तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग एलिमेंट होंगे। जैसे हम बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम 1940 इसका एटॉमिक मास हो गया। ऐसे हम बात करें आर्गन की, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 20, पोटेशियम का 90 था,
ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर है 20, बट वेट कितना है 40 ही है, पोटेशियम के बराबर ही है। यानी कि पोटेशियम का वेट देखो आप 40, आयरन का वेट देखो 40, दोनों को अगर एक दूसरे से कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स है, ठीक है। तो आइसोबार्स का आपको ध्यान रखना है, आइसोटोप्स का आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ये इस लेसन में पूरा लेसन जो है आपका कवर किया है इस वीडियो में, ठीक है। सारे टॉपिक्स को मैंने टच किया है, कौन कौन से क्वेश्चनिंग पार्ट कहाँ कहाँ से प्रिपेयर्ड होंगे वो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।